रहीम। प्रोफेसर इसहाक मेओ, प्रिंसिपल फार्मवर्ड फार्मेसी कॉलेज लाहौर, पूरे पाकिस्तान के फार्मासिस्ट भाइयों से मुखातिब हूँ और आज की ये गुफ्तगू मेरे उन प्रोफेशनल भाइयों के नाम है जो मेरे प्रोफेशनल भाई साल हा साल मेहनत करने के बाद, टैलेंट रखने के बावजूद और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, एकेडमिक रिकॉर्ड जिसको कहते हैं, उनकी ज़िंदगी के साथ फार्मासिस्ट की वो डिग्री हासिल करते हैं। डॉक्टर फार्मेसी में वो दाखिला लेते हैं और उसके बाद उनको पॉलिटिकल लोगों की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के ख्वाब दिखाए जाते हैं। और आज मैं जो अहाता करूँगा उन इंतहाई अहम चीज़ों का जो फार्मेसी एक्ट 1967, जो फार्मेसी एक्ट पूरे पाकिस्तान के फार्मेसी प्रोफेशन को गवर्न करता है, जो रेगुलेट करता है पाकिस्तान में, कि इसमें जो मुख्तलिफ मराहिल में तरमीम करवाई गई और हमारी जो प्रोफेशनल बॉडीज़ थी, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़, पॉलिटिकल बॉडीज़, उन्होंने इन तरमीम को फुली सपोर्ट किया और बेज़ाहिर इस तरह से लगता रहा तमाम मुल्क के फार्मासिस्टों को कि ये जो तरमीम की जा रही हैं ये हमारे प्रोफेशन के, हमारे कैरियर के, हमारे लिए फार्मेसी प्रोफेशन के हमारे हक में हैं या हमारी फेवर में हैं या हमारे मुस्तकबिल को ये रोशन करेंगे। लेकिन आज बड़ी अहम ज़रूरत है कि ये पूरे पाकिस्तान के फार्मासिस्टों की आंखें खोलने के लिए भी बहुत ज़रूरी था ये मेरी गुफ्तगू, और उन लोगों को भी बेनकाब करने के लिए बहुत ज़रूरी है जो मुख्तलिफ़ औकात में, मुख्तलिफ़ इस मराहिल में जब ये फार्मेसी एक्ट में तरमीम होती रही हैं या पंजाब ड्रग रूल्स या प्रोविंशियल ड्रग रूल्स में तरमीम होती रही हैं, वो बड़े पेश थे कि जो कुछ हम कर रहे हैं हम तो फार्मासिस्टों के लिए कर रहे हैं। और मेरी ये जो गुफ्तगू है एज ए इसहाक में हो, शायद आपके लिए आई ओपनर हो, और मेरी गुफ्तगू जो है वो हमेशा मेरी ज़ात को पॉलिटिकली अपोज करके अपने फार्मेसी जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उनमें बाकायदा वो इनकैशमेंट करते रहे मेरी ज़ात की हवाले से, मेरी सोच के हवाले से। और एजेंडा ये होता था कि शायद इसहाक मेओ जो है वो फार्मासिस्टों का दुश्मन है, हालांकि ये खुद भी फार्मासिस्ट है और पंजाब यूनिवर्सिटी से ये एक फार्मेसी डिग्री होल्ड करते हैं। मेरी देखिए गुजारिश ये है कि मैं शुरू हो जाता हूँ, चले ज़्यादा मैं लंबा नहीं जाता। मैं पंजाब ड्रग्स रूल्स 1988 से मैं शुरू हो जाता हूँ। पंजाब ड्रग रूल्स 1988 में जो रूल नंबर 21 रखा गया, और ये वो दौर था कि जब हम तो किसी प्रोफेशनल बॉडी को रिप्रेजेंट नहीं करते थे या हम लोग जो हैं वो एज ए केमिस्ट एसोसिएशन फील्ड के अंदर नहीं थे। 1988 इसका रूल नंबर 21 है। पूरी दुनिया के फार्मासिस्टों को ये पता है और हमारी जो प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज है इनको भी ये पता है कि वेयर देयर इज ए ड्रग देयर इज ए फार्मासिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसको असिस्ट करने के लिए हमेशा फार्मेसी टेक्नीशियन या फार्मेसी असिस्टेंट पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किए जाते हैं और एक्सेप्ट किए जाते हैं। ये जो मैं तरमीम की बात कर रहा हूं, इन रूल्स को, इन प्रोविंशियल ड्रग रूल्स को, जिसके तहत ड्रग से लाइसेंस इशू होता है, जिसमें कंडीशन है फॉर द इशुएंस ऑफ द ड्रग से लाइसेंस, इन्हीं पंजाब रूल्स को, इन्हीं प्रोविंशियल ड्रग रूल्स को बाद में दूसरे सूबों ने भी अडॉप्ट किया। और ये प्रोफेशनल बॉडीज हमारी
موجود تھیں، امینڈمنٹ کیا ہوئی اور سب سے بات کیا دکھایا گیا؟ امینڈمنٹ یہ ہوئی کہ جی یہ ترمیم جو ہیں وہ اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ ہم اپنے فارماسسٹوں کو ایڈجسٹ کر سکیں۔ اس ترمیم کے بعد رول نمبر 21 پنجاب ڈرگ رولز 1988 62 سے لے کے 65% آف دی پاکستان، اس میں یہ قانون بن گیا کہ ڈاکٹرز کو بغیر ڈرگ سے لائسنس ادویات جو ہے فروخت کرنے کی اجازت ہے۔ یہ میں رول نمبر 21 کی بات کر رہا ہوں، میں پنجاب ڈرگ رول 1988 کی بات کر رہا ہوں، جہاں سے آپ کے یہ جو آپ کا جو پروفیشن جو ہے وہ سفر کرتا رہا ہے، اور فارمیسی پروفیشن اور فارماسسٹوں کو حقوق کے اوپر اور ان کے رائٹس کے اوپر جو ہے یہ باقاعدہ ضرب کاری لگائی جاتی رہی ہے۔ تو ڈاکٹرز نے کیا کیا، اور آپ کو یہ شاہد ہیں کہ جہاں پہ ڈاکٹرز کی کلینکس موجود تھیں پورے پاکستان کے اندر میں بات کر رہا ہوں، اور وہاں پہ انہوں نے بغیر لائسنس کے اس کی آڑ لیتے ہوئے 88 کے جو رول سے رول نمبر 21 اس کو جو ہے باقاعدہ پروٹیکٹ کرتے ہوئے، ان کا جو ہے پروٹیکشن لیتے ہوئے انہوں نے وہ دوائیاں رکھنی شروع کر دی۔ اور بلکہ یہاں تک ہوا کہ اگر کسی ڈاکٹر نے پرائیویٹ ہاسپٹل کھولا ہے، اس کے اندر جو ایک فارمیسی موجود تھی جو کسی ٹھیکیدار کے پاس، کانٹریکٹر کے پاس، وہ خود نہیں چلا رہا تھا، وہ تو اس نے اور کام کرنا ہوتا تھا، تو وہ بھی وداؤٹ ڈرگ سے لائسنس فارمیسیز آج بھی کئی جگہ آپریٹ کر رہی ہیں، اور 1988 شاید بہت سے فارماسسٹوں کی وہ پیدائش نہ ہوئی ہو اس وقت سے یہ آپریٹ کر رہی ہیں۔ یہ موجود تھے، کیوں نہیں پروٹیسٹ کیا گیا؟ کیوں نہیں بتایا گیا کہ جناب یہ زیادتی ہو رہی ہے؟ دنیا میں تو ایسا نہیں ہے کہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی آپ ڈرگ سے لائسنس کے لیے اپلائی کریں تو آپ کو یا تو ڈاکٹر آف فارمیسی ہونا پڑتا ہے یا فارمیسی ٹیکنیشین یا کیٹیگری بی کی انرولمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اب آگے چلیے، 2007 آ گیا، دوبارہ ترمیم پرپوز کی گئی، اور پھر فارماسسٹوں کو یہ پورے پاکستان میں پروونشل ڈرگ رولز جو ہے پہلے پنجاب میں انٹروڈیوس کیے گئے، پھر اسلام آباد میں انٹروڈیوس کیے گئے، پھر KPK میں انٹروڈیوس کیے، اور اسی طرح اڈاپٹ کیے، یہ سارا اسی طرح چل رہا ہے بڑے عرصے سے۔ یہ رولز جب ترمیم ہو رہی تھی 2007 میں، تو پھر ایک دفعہ سبز باغ دکھایا گیا، ہری ہری چیزیں دکھائی گئی فارماسسٹوں کو کہ جناب اب یہ جو رولز آئیں گے، یہ جو ترمیم آئیں گی، تو یہ ترمیم ایسی ہوں گی کہ اس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، اس سے آپ کا کاروبار بدل جائے گا، ان ترمیم سے جو ہے آپ کی بے شمار آپ کی جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ اور ان ترمیم کے اندر کیا آپ نے دیکھا کہ ایک ترمیم جو کی گئی وہ یہ تھا کہ جناب آپ کو جو فارمیسی کا لائسنس ہے وہ دیا جائے گا، جس کو لائسنس نمبر 9 کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ تو سبز باغ دکھایا گیا پورے پاکستان میں فارماسسٹوں کو، اور انہوں نے یہ سبز باغ دیکھا، اس سبز اور ہری ہری چیز کے پیچھے پیچھے وہ لگ دیے، انہوں نے بڑی شد اور مد کے ساتھ فارماسسٹوں کو قائل کیا کہ پنجاب ڈرگ رول 2007 کے اندر جو ترامیم ہے ان کو سپورٹ کیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پنجاب ڈرگ رولز 2007 تو کچھ لوگوں نے اپروو کروا لیے اور باقاعدہ ان کو ایک قانونی شکل دے دی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان سے ہاتھ کیا ہوا؟ فارماسسٹوں سے ہاتھ یہ ہوا کہ پنجاب ڈرگ رولز 2007 میں جو ترامیم کی گئی، جو سبز باغ دکھایا گیا، اس میں بدقسمتی سے ایک اور چیز ایڈ کی گئی۔ فارماسسٹ حضرات، میرے بھائیوں، میرے جونیئرز، میرے سینئرز، اور موسٹ آف یو آر جونیئر ٹو می، اس میں 2007 کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے اس کو کس طرح سے سپورٹ کیا گیا ہماری پروفیشنل باڈیز نے۔ کیا ہے وہ؟ اس ترامیم کے مطابق جو کرائیٹیریا آف انویسٹر سمجھنے کی کوشش کی ہے، کرائیٹیریا فار دی انویسٹر، کرائیٹیریا فار دی فارمیسی سٹور، کرائیٹیریا فار دا انفراسٹرکچر آف دا فارمیسی سٹور، چھوڑ دیجئے فارمیسسٹ کو ایک طرف، اس طرف بھی آتا ہوں میں، رکھا گیا۔ وہ اتنا ہیوج تھا، وہ اتنا انویسٹمنٹ ڈیمانڈنگ تھا کہ عام فارماسسٹ کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے پورے پاکستان میں کہ ان فارمیسی چینز کے مقابلے میں آج وہ فارمیسی سٹور کھول سکے
जो शरायत प्री कंडीशन फॉर द इशुएंस ऑफ द फार्मेसी स्टोर ले डाउन की गई हैं पंजाब ड्रग रूल 2007 में, अगर किसी फार्मासिस्ट के साथ न्यूली ग्रेजुएट है, जो न्यूली क्वालिफाइड बंदा है, जो आज 2022 में या ऑनवर्ड इसके बाद भी लेकर आता है डिग्री और वो चाहता है कि रिटेल फार्मेसी स्टोर वो खोल ले, उसकी जेब में जनाब 1 करोड़ रुपया होना चाहिए ताकि वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्वालिफाई कर सके, कंपटीशन कर सके मार्केट में उन फार्मेसी ह्यूज इन्वेस्टर्स के साथ जो इस वक्त जॉइंट हैं रिटेल फार्मेसी चेन्स के और जो बिग गन्स हैं फार्मेसी। तो नतीजा क्या हुआ? ना किसी फार्मासिस्ट की जेब में 1 करोड़ रुपया है जो फार्मेसी से डिग्री लेकर निकलता है, ना ही वो फार्मेसी रिटेल शॉप जो है खोलने की या लाइसेंस नंबर 9 जो कि पंजाब ड्रग रूल 2007 में दिया उसको लेने की हसूल की वो बिसात रखता है, पावर रखता है, कैपेसिटी रखता है, ताकत नहीं रखता। वो ख्वाहिश जरूर रखता है कि काश ऐसा हो कि मैं कारोबार के अंदर। ये जो मैं पहले भी एक दफा कहा था कि ये जो जिसके फेस तो वो पाकिस्तानी है, पीछे उसके मल्टीनेशनल या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जब वो किसी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो उनका मोटो क्या होता है? जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का था, उनको मोटो ये होता है कि यहां के लोकल कंपनियों को, लोकल लोगों को, लोकल क्वालिफाइड जो ब्रेन है इस मुल्क का, टैलेंटेड लोगों को नौकरी दो, टाई दो, जॉब दो और उनको सूटेड बूटेड रखो, और लेकिन अगर गाड़ी भी दो तो उसकी ओनरशिप जो है वो उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास या इन्वेस्टर के पास होगी, आपके पास नहीं होगी। आप फार्मेसी पे आज जॉब कर सकते हो, और वो जॉब भी बदकिस्मती से कैसी है, वो इन्वेस्टर क्या कहता है कि अगर आप नहीं आना चाहते कोई बात नहीं, आप बस डिग्री मेरे पास अपनी रखवा दें, आप फोटो कॉपीज रखवा दें, आप असल जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वो आप मुझे दे दें ताकि मेरा लाइसेंस चल सके। आपको आपकी प्रिविलेज के मुताबिक, आपको आपकी मेहनत के मुताबिक, आपको फार्मासिस्टों को उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक आज भी रिटेल फार्मेसी चेन्स जो पाकिस्तान में खुल रही है वहां पर मुआवजा नहीं दिया जा रहा। और फार्मेसी जो लाइसेंस का हसूल तो चूंकि 1 करोड़ रुपए जेब में नहीं है, इसलिए फार्मासिस्टों के लिए शजरे ममनुआ करार दी गई। ये नेट शेल है किसका? पंजाब ड्रग रूल 2007 का, जिन रूल्स के लिए हमसे सपोर्ट ली गई, एज ए फार्मासिस्ट कम्युनिटी सपोर्ट ली गई, और हमें ये सब्ज बाग दिखाया गया कि इसमें आपका फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। इसमें फ्यूचर सिक्योर किया गया शेड्यूल जी लगाकर, फ्यूचर सिक्योर किया गया किसका? याद रखिएगा, इन्वेस्टर्स का। वो जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिनको प्रॉफिट चाहिए, जिनको मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लिकेशन चाहिए। और ये भी याद रखिएगा, हमें जब भी फार्मासिस्ट मेरे भाइयों ये याद रखो कि जब भी आपको ये टारगेट दिया जाए कि आपका टारगेट कैटेगरी बी है, आपका टारगेट ये है कि फार्मेसी टेक्नीशियन को खत्म करें और उस इनके खत्म होने से आपको कुछ मिल जाएगा, तो याद रखिएगा जब भी किसी फील्ड के अंदर किसी मुल्क की मईशत पे कोई बैरूनी शख्स या ग्रुप या इन्वेस्टर वो इन्वॉल्व होता है, वो उसमें दाखिल होता है, तो वो फिर ये नहीं देखता कि इसका मसलक क्या है, ये कैटेगरी बी होल्डर है या कैटेगरी, वो दोनों को स्मैश करने की जो है वो पूरी की पूरी कोशिश करता है और अपना नया सेटअप जो लाने की कोशिश करता है। इस जिम्न में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे आगे करनी है जिसमें मैं आगे आ रहा हूं, और वो भी आपके लिए आई ओपनर है और वो पुरानी बात नहीं है। ये तो मैं सिर्फ आपको तमीद बांध रहा हूं कि आपके साथ होता क्या रहा है। और पंजाब ड्रग रूल्स 2007 जिसमें कैटेगरी बी को भी क्रश करने की कोशिश की गई, उसमें फार्मासिस्टों के मुफादात को किस तरह क्रश किया गया कि जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए आज भी वो शिक और प्रोविजन मौजूद है कि जो दुनिया के किसी खत्ते में नहीं है कि वो विदाउट ड्रग से लाइसेंस अपने पेशेंट के लिए वो अद्वियात को डिस्पेंस कर सकते हैं। नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है जो डिस्काउंट फार्मासिस्ट को नहीं मिलता, जो इस मुल्क में डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट फार्मासिस्ट ए ग्रेड को नहीं मिलता, वो मुख्तलिफ क्लिनिक्स में, मुख्तलिफ जो है हॉस्पिटल्स में
बैठे हुए डॉक्टर्स अपने लेटर हेड पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनियों से हासिल करते हैं, जबकि दुनिया के अंदर एक्सेप्ट फार्मासिस्ट एंड फार्मेसी टेक्नीशियंस या कैटेगरी ए होल्डर या कैटेगरी बी, इसके अलावा किसी को ये इस्तेहकाक हासिल नहीं, किसी को ये हक हासिल नहीं है, किसी को ये राइट हासिल नहीं है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां उनको कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे सके। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं जो आपसे शेयर करता चलूं वो ये है कि एक तो जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि एक प्री प्लान तरीके से, एक प्लानिंग के तहत इस फार्मेसी प्रोफेशन और फार्मेसी प्रोफेशनल्स को, फार्मासिस्टों को ग्रेजुअली डिप्राइव किया जाता रहा है। और ये जो सिचुएशन आज आप देख रहे हैं फार्मासिस्टों की, कि फार्मासिस्ट जो हैं वो डिग्रियां लेकर फिर रहे हैं इस मुल्क के अंदर जो है, लेकिन उनको उनका इस्तेहकाक नहीं दिया जा रहा, उनको उनकी प्रिविलेजेस जो दूसरे मुल्कों में मौजूद हैं नहीं दी जा रही। और मैं आपको इशारतन कहूंगा, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, फार्मासिस्ट, आप प्रोफेशनल्स हैं, मैं आपको इस मुल्क का ब्रेन समझता हूं, मैं ग्रे जो मैटर है ब्रेन का, मुल्क का, वो आपको समझता हूं। आप लोग मेहनती हैं, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आप फार्मासिस्ट जो है उनका क्लास 1 से लेकर डॉक्टर फार्मेसी की डिग्री लेने तक बेहतरीन जो है एकेडमिक रिकॉर्ड होता है, आपके बेहतरीन जो है अचीवमेंट्स हैं, आपकी बेहतरीन नंबरों की परसेंटेज होती है। मैं सवाल ये करता हूं उन लोगों से जो कि इस वक्त जो है वो सिर्फ एक टारगेट पे, मेडिकल स्टोरों को खत्म किया जाए। ये टारगेट जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये इंसान कई दफा कुछ ना कुछ अचीव कर लेता है, क्योंकि उसके पीछे मुफाद परस्त तबका वो लोग मौजूद होते हैं जो बेनिफिशियरी होते हैं। अल्टीमेटली बेनिफिशियरी जो है वो क्या आज इंडस्ट्री के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या फार्मासिस्टों का कोई पे स्केल है? नहीं है। क्या मैं ये समझता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए 2013 में जो लाइसेंस जो है उसका ख्वाब दिखाया गया होलसेल के लिए कि जी आपको बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स पर जो कैटेगरी ए लगी हुई है, क्या वहां पे उसकी रिस्पेक्ट, इज्जत नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट और सैलरी स्ट्रक्चर जो है इतना है कि यंग फार्मासिस्ट जो है उधर मोटिवेट हो सके या उधर खपत हो सके या वो इंस्पायर हो सके कि हमें जो है इधर लेनी चाहिए। जरूर हुआ ये कि जी कैटेगरी ए को जो डिस्ट्रीब्यूशन का या होलसेल का लाइसेंस मिलेगा, लेकिन उनकी आज भी वो खातर तवज्जो या उनके हकूक या सैलरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नहीं है जिसके फार्मासिस्ट हकदार हैं। आप आ जाइए इधर वेटरनरी की तरफ, आ जाइए आप सेल्स एंड मार्केटिंग में आ जाइए। सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर क्या कोई आपको जॉब की सिक्योरिटी फार्मासिस्टों को है? आप सर्वे कर लीजिए, वहां पर जॉब सिक्योरिटी फार्मासिस्टों के लिए कतई तौर पर नहीं है। जब मर्जी चाहे मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले, और कोई ऐसा स्ट्रक्चर भी नहीं है कि सेल के अंदर जो है नीचे से लेके बॉटम से लेकर टॉप तक जो है मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके मैनेजर्स, सेल्स मैनेजर, कंट्री मैनेजर्स या सेल्स डायरेक्टर या तमाम जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं वो फार्मासिस्ट हों। इस पे हमें तवज्जो, जब वो फार्मासिस्ट होंगे उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर, उनके सोचने की सलाहियत, उनके सोचने का लेवल, उनका लेवल ऑफ अचीवमेंट यकीनन वो होगा जो कि एक प्रोफेशनल इंसान का होता है। क्यों नहीं आप इस तरफ जो प्रोफेशनल बॉडीज हमारी देते, वो क्यों मेडिकल स्टोरों के पीछे पड़े हुए हैं? और मैं आपको एक और भी गुजारिश करता रहूं, ये फार्मेसी चेन्स जो खुल रही हैं और इनके पीछे जाहिर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आप ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ देखिए क्या वहां पे जो फार्मासिस्ट का सैलरी स्ट्रक्चर है, जो फार्मासिस्ट को पे की जा रही है, जो क्या वो इंटरनेशनल उसका अशीर भी है या उससे कुछ थोड़ा बहुत कहीं मैच भी करता है? आप ये देखेंगे कि फार्मासिस्टों को बदकिस्मती के साथ जो है आज भी उनको उनका हक जो है फार्मेसी चेन्स के ऊपर नहीं दिया जा रहा। और बाकी भी जितने शोबे हैं जो अपने फार्मेसी प्रोफेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां फार्मासिस्ट की जरूरत है मुल्की सतह पे, हॉस्पिटल्स के अंदर आप देख लीजिए, हॉस्पिटल के परचेज सिस्टम के आप देख लीजिए, हॉस्पिटल के जो एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, मुझे आप ये बताइए, मैं आपसे ये सवाल करता हूं, कितने ऐसे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं जो कि 17वें ग्रेड में या 18वें ग्रेड में एज ए रेगुलर फार्मासिस्ट जिनकी जॉब सिक्योर है,
जो कंट्रैक्ट पे नहीं है, जो डेली वेजेस पे नहीं है, जिनकी जॉब जो पूरी है, आपको बहुत कम लोग जो है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में ऑल ओवर पाकिस्तान नजर आएंगे, डेली वेजेस पे काम करते हैं। एमएस के या चीफ एग्जीक्यूटिव के जो रिजर्व फंड होते हैं उन पे डेली बेसिस, जिनमें इतवार उनकी काटी जाती है, गेस्टेड हॉलीडेज काटे जाते हैं, कोई उनकी छुट्टी नहीं है। मुझे आप ये बताइए, क्या इस तरह से प्रोफेशन को इनकरेज, आप जो है वो मेडिकल स्टोरों के पीछे पड़े हुए? मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, अब बहुत अहम बात जो आपसे करना चाहता हूं, और ये डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है। ये डॉक्यूमेंट जो है ये तरमीम है और इसके पीछे लोग लगे हुए हैं, और इसके पीछे लगने की वजह से आप ये देखते हैं कि ये है फार्मेसी एक्ट 1967 में जो है तरमीम। एक दफा फिर पूरी फार्मासिस्ट कम्युनिटी को सब्ज बाग दिखाया जा रहा है कि ये तरमीम जब हो जाएगी तो बस पूरे मुल्क के अंदर जो है फार्मासिस्टों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, फार्मासिस्टों का हर चीज पर कब्जा हो जाएगा, फार्मासिस्टों का जो है वो उनका मुस्तकबिल जो है यंग फार्मासिस्टों का बड़ा ब्राइट हो जाएगा। मैं आपके सामने ये तरमीम रखता हूं, मैं चंद एक पॉइंट रखना चाहता हूं जो इसकी असल में, जो इस शुगर कोटेड गोली के ऊपर जो है, जो अंदर जो इंग्रेडिएंट क्या है, इसके पीछे प्लान क्या है, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे मैंने कुछ पस मंजर आपके सामने बयान किया, और इसमें कहा यह जा रहा है तरमीम में कि जनाब हम सिर्फ फार्मासिस्ट की डेफिनेशन को चेंज करना चाहते हैं, और उस डेफिनेशन में से हम सिर्फ कैटेगरी ए को रखना चाहते हैं, और कैटेगरी बी फार्मेसी टेक्नीशियन को, फार्मेसी असिस्टेंट को हम क्लास एफ को, फार्मेसी एक्ट 1967 सेक्शन नंबर 2 क्लास एफ को हम ओमिट करना चाहते हैं, उसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें कैटेगरी बी होल्डर्स को एज ए फार्मासिस्ट रिकॉग्नाइज किया गया। कैसा अच्छा, माशाल्लाह, जैसे पहले होता रहा 1988 से, और पीछे और मैं 1973 में भी जा सकता हूं, उसमें भी तरमीम हुई थी, वो भी एक ऐसे ही बस मामला चलते रहे। ये एक लेटेस्ट नया टूल, नया सब्ज बाग, नई बात, नया एक जिसको आम सा लफ्ज में इस्तेमाल तो नहीं कर, लॉलीपॉप जिसको कहते हैं, नया कि जी लो फार्मासिस्ट हो, 2022 का नई मॉडल, नया चीज आपको दिया जा रहा है। और इसमें छुपा क्या हुआ है वो मैं अब आपके सामने कहना चाहता हूं। इसके अंदर एक सेक्शन ऐड किया जा रहा है इन अमेंडमेंट्स में, और ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन नया ऐड किया जा रहा है, और ये सेक्शन जो है क्या है, फार्मेसी एक्ट 1967 की तरमीम की बात कर रहा हूं, इस सेक्शंस की बात कर रहा हूं। ये चीजें आपसे कोई शेयर नहीं करेगा, ये चीजें हमारी प्रोफेशनल बॉडीज की जो ड्यूटी है कि जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको हाईलाइट करें, वो आपको अवेयर करें। बंदा ना चीज जिसको फार्मासिस्ट का दुश्मन कहा जाता है, वो आपको बता रहा है कि आपके कैरियर के साथ, फ्यूचर के साथ मजीद क्या होने लगा है। वो क्या है कि इस सेक्शन के अंदर जो है, वो सेक्शन नंबर जो 29 है, ये सब सेक्शन 1 है, कहता है कि शैल बी सेट ड्यूटीज एज, इसमें एक नया सेक्शन ऐड करो। उस नए सेक्शन में क्या है कि फॉर द पर्पस ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ दोज होल्डिंग डिग्री ऑफ फार्मेसी फ्रॉम अब्रॉड एज ए फार्मासिस्ट, जोर दिया मैंने उन लोगों के लिए कि जिनके पास डिग्री चाहे इंडिया की हो, चाहे मिडिल ईस्ट की हो, चाहे ब्रैक अमेरिका की हो, चाहे यूरोप के किसी कंट्री की हो, चाहे स्वीडन की हो, डेनमार्क की हो, नॉर्वे की हो, ब्रिटिश हो, कहीं की भी डिग्री हो। मुझे तो इस पे एतराज है। पहली बात, और यहां पे इन पाकिस्तान के अंदर जो है वो बाहर के डिग्री फार्मासिस्टों को क्यों लाना चाहते हैं? एक तरफ आप ये कहते हैं कि जी फार्मासिस्टों को पाकिस्तान के अंदर नौकरियां मिलनी चाहिए, एक तरफ आप कहते हैं कि फार्मासिस्टों को जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है इनकी प्रिविलेजेस को सिक्योर करना चाहिए, एक तरफ आप कहते हैं कि फार्मेसी एक्ट में हम तरमीम इसलिए ला रहे हैं ताकि इनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। आपको किस शख्स ने ये इजाजत दी? आप एज ए फॉरेन एजेंट काम कर रहे हैं, आप दूसरे मुल्कों के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं कि आप ये कहते हैं कि आप फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो है फार्मासिस्ट को इंपोर्ट करेंगे पाकिस्तान में। ये आप रिजर्व लगाना चाहते हैं, और फिर आप क्या कह रहे हैं? आप कहते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन भी अब्रॉड से यहां पर पाकिस्तान में आकर रजिस्ट्रेशन ले सकता। क्यों? आप दो तीन चीजें कर रहे हैं इसमें। एक चीज तो आप ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो फार्मासिस्ट है
जो टैलेंटेड है, जो पाकिस्तान का फार्मासिस्ट जो है क्वालिफाइड है, पाकिस्तान का फार्मासिस्ट जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपनी तवानाई को खर्च करना चाहता है, आप उस फार्मासिस्ट को डिस्क्वालीफाई करके आप बाहर के मुल्कों से फार्मासिस्ट जो है पाकिस्तान में ला रहे हैं। रिजेक्ट करते हैं हम इसको। एज ए पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन रिजेक्ट करता हूं, और एज ए प्रोफेशनल फार्मासिस्ट रिजेक्ट करता हूं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी वालों को कहता हूं कि खुदा के लिए इस शिक पर गौर करो। आप फार्मासिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 5 इयर्स डिग्री आप दे रहे हैं, आप बाकायदा तौर पे एफिलिएटेड हैं रेगुलेटरी बॉडीज के साथ, आपने तमाम फॉर्मेलिटी पूरी कर फार्मेसी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर बाहर से फार्मासिस्ट आएंगे तो आपके फार्मासिस्ट फिर किधर जाएंगे भाई? ये तो पाकिस्तान से फार्मासिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बाहर जा रहे हैं, वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी एम्प्लॉयमेंट है। और फिर आपके इंस्टीट्यूशंस का फार्मेसीज के डिग्री अगर बाहर से आएगी तो फिर मुझे बताइए आपकी यूनिवर्सिटियों का क्या बनेगा? आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस वक्त आपकी यूनिवर्सिटी में या क्वालिफाई, उनका क्या फ्यूचर होगा? अगली बात, मैं फार्मेसी कॉलेजेस से कहता हूं कि अगर ये तरमीम, ये गैंग जो तरमीम जो है ला रहा है, और ये गैंग जो है अगर ये कामयाब हो जाता है पाकिस्तान में, तो मुझे आप ये बताइए कि फार्मेसी टेक्नीशियंस के 400 प्लस जो कॉलेजेस इस वक्त रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, बिलियंस ऑफ रुपए की जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने टेक्नीशियन बाहर से लाने ये तरमीम करके, तो फिर उन इंस्टीट्यूशंस की क्या जरूरत है? फिर बिलियंस ऑफ जो रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए पड़े हैं वो किधर जाएंगे? उनके जो फार्मासिस्ट एम्प्लॉइज हैं वो किधर जाएंगे? वो फार्मेसी टेक्नीशियन तमाम दुनिया के अंदर पाकिस्तान के फार्मेसी टेक्नीशियन की डिमांड है, वो कहां जाएंगे? आप तो जो तरक्की का पहिया उसको उल्टा घुमाना चाहते हो कि बजाय पाकिस्तान से एक रेड फार्मासिस्ट जाएं उनको असिस्ट करने के लिए, फार्मेसी टेक्नीशियन बाहर जाएं, फार्मेसी असिस्टेंट बाहर जाएं। आप इस कानून को तरमीम करके आप बाहर के लोगों के लिए जो दरवाजा खोलना चाहते हैं, ये कहां की हुब्बुल-वतनी है? ये कहां का पैट्रियोटिज्म है? ये मैं आपसे गुजारिश करता हूं एज ए पाकिस्तानी फार्मासिस्ट, एज ए इसहाक में हो क्या कि पाकिस्तान का जो लोकल मेड है, मेड इन पाकिस्तान फार्मासिस्ट, मेड इन पाकिस्तान फार्मेसी टेक्नीशियन, मेड इन पाकिस्तान फार्मेसी असिस्टेंट, उसको पूरी दुनिया में जब प्रमोट किया जा रहा है और पूरी दुनिया से वो जो है ज़र मुबादला पाकिस्तान में ला रहे हैं, तो ये किस किस्म की शिक है? ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। मैं अपने फार्मासिस्ट कम्युनिटी से, पूरे पाकिस्तान की फार्मासिस्ट कम्युनिटी से, पूरे पाकिस्तान के यंग फार्मासिस्ट से मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, इसमें मेरे जज्बात भी शामिल है एज ए पाकिस्तानी, एज ए फार्मासिस्ट, एज पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन। आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है कि मेडिकल स्टोर वाले खत्म होंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। याद रखिएगा, ये ऐसा सब्ज बाग है जो कई दिहाइयों से यंग फार्मासिस्ट को दिखाकर इलेक्शन जीता जाता है और मुखालफत करके पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन एजेंडे की। और साथ साथ हालांकि हमें यह चाहिए कि हम इस फार्मेसी प्रोफेशन की बेहतरी के लिए लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स एक्सचेंज द व्यूज, लेट्स एक्सचेंज द विजडम एंड द विजन विद ईच अदर। और इसके लिए इस तरह के हम रास्ते अख्तियार करें, इस तरह की डायरेक्शन अख्तियार करें, इस तरह की स्ट्रेटजी अख्तियार करें, एक लाहेअमल अख्तियार करें, ताकि फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर निखार आ सके। निखार उस वक्त आएगा जब मेरे यंग फार्मासिस्ट, मेरे फार्मासिस्ट भाई जो ऑलरेडी फील्ड के अंदर हैं, जॉब्स के अंदर हैं, उनके चेहरों पर निखार आएगा, उनके चेहरों पर ताजगी आएगी। और वो उसी वक्त मुमकिन है जब फार्मासिस्टों को हर दफा नया सब्ज बाग दिखाकर तरमीम करके, ऐसी तरमीम करके जो उनके फ्यूचर के लिए किलिंग हो, उनको जो है वो बोर्ड पे नहीं लिया जाता, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। आम से चंद लोग बैठते हैं एक खास टेबल पर और मुफादात की जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, लोगों के, इन्वेस्टर्स के मुफादात को प्रमोट किया जाता है। आइए हम इस बात का तहिया करें कि इंशाअल्लाह अगर पाकिस्तान में फार्मेसी प्रोफेशन की खिदमत होगी, फार्मासिस्टों की जो है वो फ्यूचर और कैरियर सिक्योर होंगे, उनकी प्रिविलेज जो है उनको दी जाएगी, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे, उनको हर शोबे में ओनरशिप मिलेगी। ओनरशिप, चाहे रिटेल फार्मेसी हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे मार्केटिंग का शोबा हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का शोबा हो, चाहे तमाम वो शोबाजात
جس کا احاطہ جو ہے اس کے لیے مزید ایک بہت بڑے لیکچر کی ضرورت ہے جس کو کیریئر کاؤنسلنگ کہتے ہیں. آئیے ہم اس بات کا اعادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم بے خوف و خطر، بے لوس ہو کر، اپنی ذات کو مائنس کرتے ہوئے ہم فارمیسی پروفیشن کے لیے ہمیشہ جو ہے اس کی خدمت کریں گے. پاکستان زندہ باد.